जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 घंटे का अंतर बचा है। 2 घंटे बाद ठीक 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू होगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारी बारी से हर चरण की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान होगा तो इस बात का इंतजार कर रहे तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक तरह से शंखनाद हो जाएगा कि बिहार के महामुकाबले के लिए अब किस किस तारीख को किस इलाके में वोट गिरेंगे। बिल्कुल ठीक शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग 22 नवंबर से पहले ही चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहता है और चुनाव आयोग ने 3 दिन तक पटना में राजनीतिक दलों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस समेत सभी जरूरी एजेंसियों के साथ बैठक भी की। देखिए, इस बार का चुनाव जो है बेहद खास है क्योंकि इस बार के चुनाव में विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, जबकि एनडीए की तरफ से सौगातों की बारिश कर दी गई है। तो इस बार का चुनाव 243 विधानसभा सीटों पर जो होने जा रहा है वो बेहद खास भी है। बिल्कुल, और कई नई पहल चुनाव आयोग इस बार इन चुनावों से शुरू कर रहा है, जो बिहार विधानसभा चुनावों के ठीक बाद देश के अलग अलग चुनावों में उसका इस्तेमाल होगा। बिहार में इस बार पोलिंग बूथ पर सिर्फ 2200 वोट ही डाल सकेंगे लोग और अब से 2 घंटे बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले ये खास रिपोर्ट हम देख लेते हैं। बिहार के चुनावी रण में इन महारथियों की हुंकार और बढ़ने वाली है क्योंकि होने वाला है तारीखों का ऐलान। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। बयानों की रणभेरी और तेज होने वाली है क्योंकि थोड़ी ही देर में पता चल जाएगी मुकाबले की तारीख। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार का दौरा किया, सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, वोटिंग की तैयारियों के बारे में बताया और अब चुनाव आयोग बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। इसके साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि चुनाव कितने फेज में होंगे और किस दिन आएगा बिहार के मुकाबले का नतीजा। साल 2020 में बिहार में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि 2015 में 5 फेज में मतदान हुआ था। 2020 में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 2020 में 10 नवंबर को नतीजा घोषित किया गया था, जबकि 2015 में 8 नवंबर को रिजल्ट आया था। इस चुनाव में एनडीए की ओर से साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सहमति जता दी। लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर औपचारिक रूप से सहमति बनी नहीं। भले ही आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार बता रही है, कांग्रेस ने कभी खुलकर तेजस्वी का नाम नहीं लिया है। जो भी हो, बिहार के करीब 7.5 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भागीदारी के लिए तैयार हैं। मुकाबला शुरू होने वाला है, घंटी बजने ही वाली है। घंटी बजने ही वाली है और देखिए, रणभेरी जो है वो बजने वाली है। हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान होंगे और ग्राउंड जीरो पे भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, बीजेपी मुख्यालय पर यहाँ मौजूद हैं। और बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि देखिए, पिछले 20 साल से अगर बीच के 2 टर्म छोड़ दिए जाएं, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो बीजेपी और एनडीए की सरकार वहां पर रही है नीतीश कुमार के साथ। और इस बार भी बीजेपी की तरफ से इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये सरकार जो है फिर से रिपीट हो। मुख्यमंत्री का चेहरा अगला कौन होगा ये चुनाव के बाद तय हो, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, आज रणभेरी बज जाएगी। पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार क्या सूत्र बता रहे हैं, कितने चरणों में चुनाव होगा? देखिए, कितने चरणों में होगा ये तो आपसे कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनकी इस पर एक राय नहीं है। जनता दल यू ये चाहती है कि एक ही चरण में चुनाव हो जाए। जेडीयू का यह कहना है कि बिहार में हालात अब पहले की तरह नहीं है, यहाँ पर अमन है और साथ ही जो पहले गड़बड़ियां होती थी उस पर गड़बड़ियां अब नहीं होती, लिहाजा एक ही चरण में चुनाव करा देना चाहिए। ये जेडीयू की मांग थी। वहीं बीजेपी का कहना था कि ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो एक चरण में करा।
अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट हो गए हैं। आप कोशिश करें क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अखिलेश, मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, उनकी तकनीकी कारणों की वजह से शायद विकास की आवाज हम तक नहीं पहुंची। मनोरंजन, आप महागठबंधन खेमे में सुगबुगाहट क्या है? तारीखों का ऐलान होना है, दोनों ही खेमे तैयार दिख रहे हैं। आप बता रहे थे अखिलेश की जेडीयू चाहता है कि एक ही फेज में चुनाव हो जाए, एक ही चरण में सब चुनाव हो जाए। विपक्ष की डिमांड क्या है? देखिए, मैं पटना के वीरचंद पटेल पथ में हूँ। ये आरजेडी का दफ्तर है। ये वीरचंद पटेल पथ आप कह सकते हैं कि वो रोड है जहाँ पे इसके आगे आप जाएंगे तो बीजेपी का दफ्तर है, और मेरे ठीक सामने यानी आरजेडी के दफ्तर के ठीक अपोजिट में है जनता दल यूनाइटेड का है। बिहार में जो है पर्व, सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये चूल्हे बन रहे हैं और ये चूल्हे जो है छठ में प्रयोग किए जाएंगे, इसी पर खाना बनेगा और जो छठ करती हैं महिलाएँ वो इसी में बना हुआ खाना खाएंगे। बहरहाल छठ भी चलता रहेगा। चुनाव की भी आज घोषणा होने वाली है। बिहार से ये खबर है कि बिहार के नेताओं को लगता है कि 2 फेज में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि जेडीयू ने ये जरूर कहा था कि एक ही सिंगल फेज में चुनाव हो। जेडीयू ने ये भी कहा था कि चूंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है और वहाँ पर एक फेज में चुनाव हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पटना में जो बज है, जो नेताओं से अभी आए हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन जितने लोगों से मैं बात कर पाया हूँ उनको लगता है कि शायद 2 फेज में बिहार में चुनाव है और छठ के बाद कभी भी नवंबर में जो है ये चुनाव जो है 5 तारीख हो 7 तारीख हो, ये इन दिनों में ये चुनाव जो है ख़त्म हो जाएगा। तो पटना से यही है। बाकी जो जितने भी दल है वो अब लास्ट माइल्स की दौड़ कर रहे हैं। एक तरह से गठबंधन की बात करूं तो महागठबंधन की बात करें तो कल देर रात तक तेजस्वी यादव की मीटिंग चली है। करीब 1-1:30 बजे रात को वो मीटिंग खत्म हुई है। अब वो लोग भी अंतिम शेप देने में सीटों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ मामला अटका हुआ, जैसे कि हर गठबंधन में होता है कि कौन सी सीट कौन लड़ेगा। जो सब जो है वो जीतने वाली सीट लड़ना चाहता है, इसको लेकर के थोड़ा पेच फंसा हुआ है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, राजनीतिक दल भी दबाव में आएंगे कि जल्दी से जल्दी वो अपने उम्मीदवार फाइनल कर ले। जी मनोरंजन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। देखिए, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी खास मेहमान हैं। सतीश केसिंग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंत घोषाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों जन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सतीश केसिंग जी का रुख कर लेते हैं। सतीश केसिंग जी, जेडीयू चाह रहा है एक दौर में पूरा एक चरण में हो जाए। क्या अलग अलग चरण में चुनाव होने पर जेडीयू को इस बात का नुकसान होता है, एनडीए को नुकसान होता है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल बिहार में है इस बार कि क्या नीतीश जी सबल सुडौल अपने कंट्रोल में है। ये शायद जेडीयू के बीच में भीतर ये सोच होगी कि नीतीश जी पता नहीं कहाँ क्या बोल जाएं, जो कि उन्होंने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं। और उनकी ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक बात और, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में दक्षिण और सेंट्रल केंद्र जो बिहार का जो मध्य क्षेत्र है उससे बीजेपी जेडीयू साफ हो गई थी। उत्तर में जो गंगा उस पार है वहां सफल हुई थी, और पिछली बार कई चरणों में चुनाव हुए थे। तो जेडीयू, हमको लगता है उनको कुछ न कुछ अंदर डर है। वो चाहते हैं कि सब एक ही साथ हो जाए ताकि जो मैनिपुलेशन का कोई भी हिसाब किताब रहे उसको ध्वस्त कर दिया जाए। जी जयंत जी, आप 1 फेज 2 फेज और दिवाली छठ के तुरंत बाद चुनाव हो, तो इसका फायदा क्या मिलेगा? माइग्रेंट्स जो जा रहे हैं अपने घर, अपने प्रदेश, वो वहां रुकेंगे, वोट डालकर ही लौटेंगे, तो एक वो तुरंत फायदा भी मिलता दिखाई देगा वोटर्स का। देखिए, मुझे लगता है जैसे सतीश जी भी बोल रहे हैं कि अगर आप स्प्लिट करके अलग फेज में करेंगे तो जो मोबिलाइजेशन जो तेजस्वी का जो बाहुबली है, जो वाहिनी है, उसका फ़ायदा होता है और एक जगह से दूसरे जगह मोबिलाइज करते हैं। दैट इज़ द टिपिकल बिहार में होता है। मुझे तो याद है एक समय लालू जी माना करते थे और इलेक्शन कमीशन डिफरेंट फेज में करना चाहते थे क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पैरामिलिट्री फोर्स, वो एक समय था जिसको बार बार बीजेपी जंगल राज कहते थे। आज वो जंगल राज नहीं है बिहार में, और आज बिहार में चुनाव करने के लिए वो जो अशांति, वो जो समस्या वो नहीं है।
तो इसीलिए कहाँ बार बार फेज में चुनाव का जरूरत कहाँ होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में इतना पॉलिटिकल वायलेंस है कि आपको फेज में अगर नहीं करेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स का मोबिलाइजेशन, बहुत सारे इश्यूज है जो इलेक्शन कमीशन का टेक्निकल इश्यूज है, वो बिहार में समस्या नहीं है। और बिहार में एक साथ होने से ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन और ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ बाहुबली ये बंद कर सकते हैं आप। तो इसीलिए मुझे लगता है अभी इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो सबके बात सुनेंगे, जेडीयू का बात भी सुनना पड़ेगा, तेजस्वी और उनके जो पार्टी का जो व्यू है वो भी, लेकिन वो क्या तय करेंगे चुनाव कमीशन, छठ की तुरंत बात करना भी फायदेमंद रहेगा। छठ की तुरंत बात करना, क्योंकि सभी राजनीतिक दल यही गुजारिश करेंगे, छठ की तुरंत बात कर दिया जाए। होने का संभावना मुझे तो लगता है ज्यादा है, क्योंकि छठ के समय क्या होता है, जो फेस्टिवल के मूड में चुनाव होने से आम जनता के मन में, जो नागरिक है उनके मन में ना थोड़ा वो लगता है कि एक्साइटमेंट रहता है, एक्साइटमेंट, और उस समय राजनीति के जगह पूजा पाठ ज्यादा महत्व लेते हैं। और छठ जैसे मतलब दिवाली है दिल्ली में, छठ बिहार में, पटना में। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो ऑपोजिशन का, प्रतिपक्ष का जो यूनिटी जो चुनाव के समय, बिहार के चुनाव समय भी देखा था, इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ आपको बीच में जैन जी रोकेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, पटना से। बिहार जेडीयू अध्यक्ष का बयान आया है। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का ये बयान है, चुनाव के लिए जेडीयू में उत्साह है, ये उमेश कुशवाहा ने कहा है। और इस वक्त देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जो राजनीतिक दल है उनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि बिहार में चुनाव के लिए उत्साह है, और जाहिर तौर पर उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले ही ये बात साफ हो गई है कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा, तो संकेत आ रहे हैं कि बड़ा भाई जेडीयू ही होगा, तो उत्साह तो होगा। एसके सिंह, क्या कहते हैं आप? उत्साह कहीं नहीं मानता कि अभी बड़ा भाई और छोटा भाई का ये पहले सुन लें उन्होंने कहा क्या है, फिर आपका रिएक्शन। हम लोग तो आचार संहिता के इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो लगातार चुनाव की तैयारी में रहते हैं। एनडीए के अभी हाल के दिनों में हम लोग तो आचार संहिता के इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो लगातार चुनाव की तैयारी में रहते हैं। एनडीए के अभी हाल के दिनों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभा में हुआ। हम लोगों ने पांचों दल के कार्यकर्ताओं को, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट करने का काम किए, और पूरे हमारे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। जल्द से जल्द लोकसभा, ये लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव हो, बिहार विधानसभा चुनाव हो, और जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम लोग को जो है ना सीट शेयरिंग पर जो है बहुत सारी बात आगे बढ़ चुकी है, और बहुत जल्द ही मीडिया के साथी को हम लोग ब्रीफ कर देंगे। चुनावों को लेकर, तारीखों के ऐलान को लेकर उत्साह है और चुनाव मोड में है जेडीयू। जी देखिए, अभी सवाल हुआ कि बड़ा भाई छोटा भाई, अभी वहां पर अगर बड़ा भाई छोटा भाई का कुछ भी खेल हुआ तो इनको एनडीए को नुकसान होगा। दरअसल पर्दे के पीछे मेरा ऐसा मानना है, नीतीश जी कतई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और लेकिन नीतीश जी का नाम अभी मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। तो एक लुक्का छिपी में एक खेल ये भी चलेगा कि जो 43 पर उतार दी गई थी जेडीयू पिछले 2020 में, वो अपनी संख्या बढ़ाए, और संख्या बढ़ा के फिर वो दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो अपना मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं, तो इस रास्ते पर लाया जाए, जो कि सीट बंटवारा से भी स्पष्ट होगा। आपको पता होगा 2 दिन पहले जब, या कुछ दिन पहले जो पटना में मीटिंग हुई जेडीयू की, उसमें नीतीश जी ने शायद कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से सीटें ज्यादा लानी है, और ऐसे में जब महागठबंधन, आपने ध्यान दिया होगा कि नीतीश के ऊपर सीधा हमला करने से बच रही है, तो अभी कुछ चुनाव में देखना पड़ेगा। चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं, तारीखों का विकास ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन रिएक्शंस पे रिएक्शंस। चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सीट की मांग नहीं करेगी रामविलास एलजेपी, ये कहना है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ऑफर देगी तो भी स्वीकार नहीं करेगी, केवल विधानसभा सीटों पर बीजेपी से बात होगी। एलजेपी रामविलास के नेताओं की आज या फिर कल धर्मेंद्र प्रधान के साथ सीट बंटवारे पर बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर है सीट बंटवारे को लेकर कि हम
इस चीज पर अग्री करते हैं, इस चीज पर नहीं विकास? बिल्कुल। और देखिए सिक्ता एकदम स्पष्ट है, एलजेपी हर हालत में वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहती है एनडीए गठबंधन में, ताकि उसकी जो धमक है, जो ताकत है, वो बिहार में रहे। अगर सीटें कम हुई, 10 से 12 सीटों की बात चल रही है कि उसके भीतर ही एनडीए चाहता है, बीजेपी चाहती है कि एलजेपी को निपटा दिया जाए, और किसी भी सूरत में 25 सीटों से कम चिराग पासवान नहीं लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो फॉर्मूला चल रहा था कि आपको 1 या 2 हम राज्यसभा की सीटें दे देंगे, अब उस पर स्पष्ट कर दिया एलजेपी ने कि राज्यसभा की सीटों पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। राज्यसभा की सीटें आप दें ना दें, लेकिन आपको विधानसभा की सीटें जितनी हम चाहते हैं उतनी देनी होगी। अखिलेश शर्मा हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्लैरिटी है बिल्कुल चिराग पासवान में कि हमको इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करनी है, बाकी मुद्दे बाद में? नहीं, ये बात तो जरूर है। पिछले 2 महीने से अगर आप देखें सिकता, तो चिराग पासवान के तेवर काफी तीखे रहे हैं, और ये माना गया कि वो ज़्यादा सीटें लेने के लिए ही अपने तेवर उन्होंने तीखे किए हुए हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो ये स्पष्ट कर चुकी है कि पहली बात, जहाँ तक कि बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा हो रही थी, तो इसमें आपको बता दूं कि जेडीयू चाहे 1 सीट ही अधिक लड़े सांकेतिक तौर पर, लेकिन वो बीजेपी से 1 सीट अधिक लड़ेगी, ताकि ये मैसेज जाए कि जेडीयू ही वहाँ पर बिहार में बड़ा भाई है बीजेपी का। और दूसरी बात, जेडीयू स्पष्ट कर चुकी है कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे बीजेपी के सहयोगी हैं, जेडीयू के सहयोगी नहीं है। तो इसमें बीजेपी को ही इनसे बातचीत करनी है। जो अभी तक बातचीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान की, वो जीतन राम मांझी से हो चुकी है। माना जा रहा है कि उसमें 10 सीटों पर उन्हें तैयार कर लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 5 से 7 सीटें दी जा सकती हैं, और जो बाकी बचेंगी सीटें, यानी करीब 40 सीटों में से आपको बता दें कि 20 से 25 सीटें बाकी बचती हैं, तो वो चिराग पासवान के खाते में जा सकती है, क्योंकि 102 बीजेपी, 103 जेडीयू, इस तरह से ये आंकड़ा हो सकता है। 10 सीटें जीतन राम मांझी की हो गई, 5 से 7 उपेंद्र कुशवाहा की हो गई, तो बाकी बची 20 से 25 सीटें वो चिराग पासवान को मिल सकती हैं। ये बात ज़रूर है कि चिराग पासवान शुरू में इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि हम बार बार चर्चा करते आए कि उनके सामने ज़्यादा विकल्प नहीं है। वो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और राज्य की जो राजनीति है उसमें मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। ये बात बीजेपी एक बार नहीं कई बार कह चुकी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में अगर एनडीए फिर से सत्ता में आता है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो चिराग पासवान ये जानते हैं कि उनके लिए वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए विकल्प उनके पास सीमित हैं, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आखिरकार देर सवेर कुछ तेवर दिखाने के बाद वो ठंडे पड़ेंगे, और उसके बाद जो भी उनको ऑफर दिया जाएगा वो मान लेंगे। जी अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए बारिश हो रही है, और सीटों की बारिश किस पार्टी के ऊपर होगी ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन देखिए विपक्ष के खेमे से भी खबर आने लगी है, कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है सिकता। बिल्कुल, कुटुंबा से राजेश राम होंगे उम्मीदवार, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, किशनगंज से इजारुल हुसैन। तो ये तमाम नाम है। अब धीरे धीरे नाम भी अब सामने आ रहे हैं। आज करीब 4 बजे चुनाव आयोग इस महामुकाबले की तारीखों का ऐलान करने वाला है, और अब विपक्ष एक तरह से बिल्कुल हरकत में आ गया है। और कुटुंबा से राजेश राम होंगे उम्मीदवार, कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, किशनगंज से इजारुल हुसैन। तो ये तमाम जो शुरुआती नाम आ चुके हैं कैंडिडेट्स के विकास। देखिए 5 नामों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने, तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस ने एक लीड हासिल कर ली है अपने प्रतिद्वंदियों पर, और नामों का ऐलान कर दिया। एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं नाम। कुटुंबा से राजेश राम को उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान उम्मीदवार होंगे, जबकि औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी। किशनगंज से इजराहुल हुसैन को निशाना उम्मीदवार बनाया जाएगा। और देखिए निशाने पर विपक्ष के अब सीधे आ गए हैं एनडीए के नेता, क्योंकि देखिए उनको एक लीड तो साइकोलॉजिकल होती है। जयंत, आप मानेंगे इस बात को कि कांग्रेस ने अपने नामों का ऐलान कर दिया उम्मीदवारों के, तो उस सीट पर तो उसको एक तरह से साइकोलॉजिकल लीड हासिल हो गई। विकास जी, कांग्रेस ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। एनडीटीवी अपने सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे रहा है। और सबसे पहले हम उम्मीदवारों का नाम बता रहे हैं। हालांकि ये देखिए बड़े चेहरे हैं, इन्हें इनकी सीटों से उतारा जाना स्वाभाविक ही था। और थोड़ी दिलचस्पी बन गई थी, क्योंकि कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने दावा कर दिया था शुरू में, हालांकि बहुत सीरियस दावा उनका नहीं था। बहरहाल
कांग्रेस में अंदर खाने स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें चल रही हैं। उसमें तकरीबन 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। करीब करीब एक स्क्रीनिंग की मीटिंग फिलहाल चल भी रही है दिल्ली में, जूम पर तमाम नेता जुड़े हुए हैं। और बड़ी खबर मैं दर्शकों को यह बता दूं आपके जरिए कि 8 अक्टूबर को दोपहर में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बिहार चुनाव को लेकर के, और उम्मीदवारों की पहली जो सूची है उस पर मुहर लगाई जाएगी। करीब 30 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो 8 तारीख को कांग्रेस तय कर देगी, और संभवतः उस दिन पहली सूची भी आ सकती है। लेकिन उसके पहले जो बड़े नाम है वो हम सूत्रों के हवाले से उसकी जानकारी दे रहे हैं। कुटुंबा से जो प्रदेश आप बोल रहे हैं कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने दावा किया था, और इससे पहले कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो उससे पहले ही कांग्रेस ने नाम का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब है कांग्रेस इस बार आरजेडी के दबाव में नहीं है। विकास जी, कांग्रेस ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से विधायक हैं, और सब जाहिर सी बात है कि कुटुंबा सीट पर तो कांग्रेस किसी को भी दावा नहीं करने देगी। ये अलग बात है कि शुरुआत में आरजेडी ने जरूर आरजेडी के दफ्तर के बाहर इस वक्त मनोरंजन भारती जैनेन चलते सीधे मनोरंजन के पास। मनोरंजन, बिग ब्रदर कौन है, चाहे वो सत्ता पक्ष का गठबंधन हो या विपक्ष का गठबंधन, इसको लेकर तमाम तकरार चलती रहती है आखिरी मोमेंट तक। इस बीच आपके पास कुछ अहम खबर हमको जानकारी मिल रही है, बताइए। देखिए, जो जनन की खबर है उसी पर एक आगे ले चलते हैं। कांग्रेस के देखिए 19 विधायक सीटिंग है, तो कोई भी गठबंधन की बातचीत होती है तो सीटिंग गेटिंग होता है, और उसके बाद जो आगे बातचीत होती है वो होती है कि पार्टी जो है दूसरे नंबर पे कितने सीटों पे थी। तो सीटिंग गेटिंग फार्मूले के तहत वो जो 19 सीटों पर सीटें पिछले बार कांग्रेस जीती थी, वो सीटें कांग्रेस को ऑलरेडी कांग्रेस के पाले में है, और 19 सीटों पर ये सारे नाम जो है वो घोषित किए गए, जो कि जैनेंद्र जिसकी घोषणा कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सीटिंग में से भी 2 विधायकों के टिकट कांग्रेस काटेगी, अब क्योंकि वो 2 चले गए थे, तो कुल 17 जो है अभी कांग्रेस जो है 17 नाम घोषित कर सकती है, टेक्निकली 19 भी कर सकती है। तो इतनी सी बात जो है महागठबंधन के बैठक में तय हो गई।